जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 को शुरू करते हैं। दी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय शासन। इसमें आप लोग को हम बताएंगे कि जो स्थानीय लेवल पर, ग्राम स्तर पर कैसे किसी मुद्दे का, किसी टकराव का, डिस्प्यूट का निपटारा होता है, या लैंड डिस्प्यूट हो गया या किसी और प्रकार का डिस्प्यूट हो गया तो उसको लोग कैसे निपटारा करते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। आप जानते हैं कि हमारे देश में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। उस गांव में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था या जो रोड्स का कनेक्टिविटी है उसकी व्यवस्था, ये करना आम बात नहीं है। इसके अलावा जो लैंड का डिस्प्यूट होता है, मतलब जमीन के कारण जो टकराव होता है उसका, या किसी और कारण से जो टकराव होता है उसको सुलझाना, ये भी कोई आम बात नहीं है इतने बड़े देश में जहां पर 6 लाख से भी अधिक गांव है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं चैप्टर का थीम क्या है। चैप्टर का थीम ये है कि मान लीजिए किसी कारणवश आपके गांव में किसी से भी या कहीं भी डिस्प्यूट हो गया, टकराव हो गया, हो सकता है जमीन को लेकर के या हो सकता है किसी और मुद्दे को लेकर के, तो आप उसका निपटारा कैसे करेंगे? या आपके पास जमीन है, उसका टैक्स कहाँ भरेंगे? अगर जमीन खरीदना है, जमीन बेचना है तो कहाँ जाएंगे? इन सभी चीजों के बारे में आपको, जो स्थानीय लेवल पर होती है, लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं एक स्टोरी से, जिस स्टोरी से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चैप्टर क्या बोल रहा है, सो दैट अगर किसी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से लिख सको, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको वो समझ होनी चाहिए। इसके लिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। देखिए, ये कोई जमीन का बाउंड्री है। आप लोग समझते होंगे गांव में जमीन होता है, लैंड होता है जिसपे फसल उगाई जाती है, खेती होती है। अब हम मान लेते हैं कि ये जमीन का बाउंड्री है, बाउंड्री। अब क्या है कि इसके ऊपर जो जमीन है, मतलब इसके बगल में, वो मान लेते हैं ये जमीन रघु का है और ये जमीन मोहन का है। ठीक है। अब क्या होता है कि रघु फसल के टाइम में क्या करता है कि इस जो बाउंड्री है इसको थोड़ा खिसका देता है मोहन की तरफ। तो जैसे ही इस बाउंड्री को खिसकाएगा मोहन की तरफ, तो मोहन का जो लैंड रहेगा वो कम हो जाएगा और जो रघु का लैंड होगा वो अधिक हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये सही नहीं है, तो ऐसा ही रघु कर दिया। और रघु के अंकल जो है वो सरपंच है, रघु के अंकल सरपंच है। रघु के पास बहुत सारी जमीन है, वो जमींदार है। लेकिन मोहन जो है, इसके पास कुछ ही जमीन है, बहुत कम जमीन है, उस पर खेती करता है और अपना गुजर बसर करता है। ये गरीब फैमिली से है। रघु क्या किया, बाउंड्री को थोड़ा सा खिसका दिया आगे की तरफ, जिसके कारण से रघु का जमीन बढ़ गया और मोहन का जमीन घट गया। अब मोहन क्या करता है, किसी भी, चूंकि रघु के चाचा, रघु के अंकल सरपंच है, तो इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मोहन किसी तरह से हिम्मत जुटा करके, अपना साहस जुटा करके रघु के यहाँ जाता है बोलने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रघु क्या करता है कि अपने नौकर को बोलता है, उसका नौकर बाहर आता है, रघु का नौकर बाहर आता है और मोहन के ऊपर चिल्लाता है, साउटिंग, बहुत जोर से चिल्लाता है और मोहन से मारपीट करने लगता है, जिसके कारण से मोहन के सिर में, हाथ में बहुत चोट लग जाती है। चोट लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, शोरगुल सुन करके जो गांव के पड़ोसी लोग हैं, जहां पर ये घटना हो रही है, उसके पड़ोसी लोग जो है वो घटनास्थल पर आते हैं, तो देखते हैं कि मोहन को बहुत चोट लगी हुई है। अब क्या है कि मोहन का एक दोस्त है जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, वो राय देता है, सुझाव देता है मोहन को कि तुम्हें जाना चाहिए पुलिस स्टेशन, गांव का जो पुलिस स्टेशन होता है वहां जाना चाहिए। फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, वहां जाने से इसको स्थानीय लेवल पर ही इस मैटर का निपटारा किया जाए। लेकिन मोहन बोलता है कि चूंकि मारपीट हुआ है, मोहन की इसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए मोहन जो है अपने दोस्त का सुझाव मानता है और कुछ जो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने उस घटना को देखा था, जो पड़ोसी लोग थे, उनके साथ में पुलिस स्टेशन की तरफ चल देता है। अब आ गया पुलिस स्टेशन। जब ये जाता है पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस स्टेशन में जाता है, तो वहां मिलता है मोहन एसएचओ से। एसएचओ जो रिपोर्ट लिखता है
स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसका काम होता है रिपोर्ट लिखना किसी भी मैटर पे, कोई भी अगर घटना हुई हो तो। मोहन कहाँ चला गया? एसएचओ के पास। अब मोहन अपनी सारी घटनाएं, जो जो घटना उसके साथ हुआ लैंड के डिस्प्यूट के कारण, और उसके घर पे गया, मोहन के घर पे, तो रघु के घर पे गया तो इसका जो नौकर इसके साथ मारपीट किया, वो सारी बातें एसएचओ को बताया। फिर एसएचओ क्या बोलता है कि ये बहुत छोटी घटना है, इस तरह की घटना को लिखित रूप में लेने से इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि इसको लिखित रूप में लेकर के हम कार्रवाई कर सके, इस पर इन्वेस्टिगेट कर सके, ये बोलता है। हालांकि मोहन बोलता है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं आपको लिखित रूप में दूं एप्लीकेशन, और इस पे आप इन्वेस्टिगेट करो, इंक्वायरी बैठाओ और इस पे कार्रवाई करो, आप एक्शन लो। लेकिन मोहन की बात को एसएचओ नहीं मानता है। ठीक, यहां तक बात समझ गए आप? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर मोहन बाहर निकलता है एसएचओ के ऑफिस से, तो वहां पर इसके ग्रामीण के कुछ, गांव के कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने इस घटना को देखा था। फिर अब गांव के जो लोग होते हैं वो लोग, 2-4 लोग एक साथ एसएचओ के ऑफिस में गया और फिर बताया कि हम लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, हम लोग इसके आई विटनेस है और मोहन की पिटाई हुई है रघु के नौकर के द्वारा, इसीलिए आप इसका लिखित रूप से आवेदन लीजिए, एप्लीकेशन लीजिए और इसको इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई करें। ठीक है, तो उसके बाद एसएचओ जो है बोलता है मोहन को कि ठीक है, तुम लिखित रूप से आवेदन दे दो, मैं कल ही तुम्हारे यहाँ एक सिपाही को, कांस्टेबल को भेजूंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है, मतलब एसएचओ फिर राजी हो गया लोगों के कहने पर कि ठीक है तुम अपना आवेदन दे दो, और उसके बाद बोलता है मोहन को कि मैं कल ही तुम्हें कांस्टेबल, तुम्हारे यहाँ कांस्टेबल सिपाही को भेजूंगा इस सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यहां तक बात समझ में आ गया? झगड़ा किस लिए हुआ था कि लैंड का जो बाउंड्री है उसको आगे पीछे घसकाने के लिए, जो जमीन की बाउंड्री है उसको आगे पीछे खिसकाने के लिए। लेकिन ये मैटर कहां पहुंच गया? पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जरा आप सोचिए और हमें बताइए कि लैंड का जो डिस्प्यूट हुआ, टकराव हुआ लैंड के कारण, क्या इसका निपटारा पुलिस स्टेशन में हो सकता है? कल होकर के अगर कांस्टेबल जाएगा भी, इन्वेस्टिगेट करेगा भी, तो क्या कांस्टेबल की जिम्मेवारी होती है लैंड के डिस्प्यूट को कम करना, उसको खत्म करना, इलिमिनेट करना? नहीं ना। तो फिर कल होकर कांस्टेबल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ जो झगड़ा हुआ है वहां पर उस झगड़ा को निपटाएगा। जो मेन मुद्दा है जिसके कारण से झगड़ा हुआ है वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वहां तक उसका आधिकारिक सीमा नहीं है। अब क्या होता है, इसमें एक नए किरदार का एंट्री होता है। नए किरदार जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पे कर्मचारी बोलते हैं, कहीं पे लेखपाल बोलते हैं, ऐसा मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं। तो अब उसका एंट्री किसका हो गया? कर्मचारी का, मतलब लेखपाल का। अब कर्मचारी का काम क्या होता है? वो कर्मचारी ग्रुप ऑफ विलेजेस, कई ग्रुपों को मिलाकर के बनाया जाता है, जो ब्लॉक में होता है, तहसील में होता है, और उसका काम होता है कि उसके अंडर में जो भी विलेज आता है उसके जमीन के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कि कौन सी जमीन किसका है, कौन सी जमीन कब बिकी, वो जमीन कितना है, इन सारी चीजों को मेंटेन करता है। और जमीन पर जो टैक्स लगता है वो सारा टैक्स किसान से वसूल करके सरकार को देती है, ये भी उसकी जिम्मेवारी होती है। या जमीन में किस तरह की फसल उगाई जाती है ये भी इंफॉर्मेशन, ये भी सूचना वो सरकार को देगी। ये सारी जिम्मेवारी होती है लेखपाल की, कर्मचारी की। तो अब किसका एंट्री हो गया? कर्मचारी का। अब क्या है, कर्मचारी जो है वो देखेगा, उसके पास एक नक्शा होता है, एक मैप होता है जमीन का, उसके अंडर में, उसके एरिया में जो भी जमीन होगा उसका मैप होगा, और खसरा होता है। खसरा में साफ तौर पे लिखा जाता है कि कौन सी जमीन किसका है, किसके बगल में। आप देख रहे होंगे खसरा का यहाँ पे फोटोज, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे जमीन का बंटवारा है, किसके बगल में, किसके दाहिने बाएं में कौन कौन सा जमीन है। ठीक है, तो उसके पास खसरा होता है, नक्शा होता है, जिसकी सहायता से वो पता कर पाता है कि कौन सी जमीन किसकी है। अब जैसे ही कर्मचारी आएगा तो ये दोनों जमीन को मेजरमेंट करेगा, मापेगा। नॉर्मली उसके पास मापने के लिए एक लॉन्ग चैन होता है, चैन समझते ही होंगे आप लोग, वो आयरन रॉड का होता है, वो चैन होता है जिससे वो जमीन को मापता है, मेजरमेंट करता है। अब जैसे जमीन को वो मापेगा तो फिर वो मिलाएगा नक्शा से, ये जो जमीन का मेजरमेंट किया यहाँ पे और नक्शा अगर दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब रघु जो है जमीन के बाउंड्री को नहीं बढ़ाया है। लेकिन अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब रघु इस जमीन को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर कर्मचारी की एंट्री होगी, तभी जो मेन मैटर है जिसके कारण से झगड़ा हुआ है उसको
कम किया जा सकता है, उसको पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए कि जो तहसील स्तर पर जमीन का लेखा जोखा रखता है या जमीन की टैक्स वसूली करता है, वो सब किसके जिम्मेवारी होती है? लेखपाल, कहीं पे इसको कर्मचारी बोलते हैं, कहीं पे इसको विलेज ऑफिसर ग्रामीण अधिकारी भी बोलते हैं, या किसी किसी स्टेट में इसको पटवारी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जगह के बदलते हैं, इसका नाम बदल जाता है, लेकिन इसका काम एक ही रहता है कि उसके अंडर में, उसके एरिया में जो भी लैंड आएगा उस पर टैक्स वसूली करेगा, उसका लेखा जोखा अकाउंटेबिलिटी अपने पास रखेगा, और उसमें जो भी फसल उगाई जाती है उसका भी इंफॉर्मेशन सरकार को देगी। ये सारा जिम्मेवारी किसकी होती है? लेखपाल की। यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैटर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश में कई सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि स्टेट्स को भी सब डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में। फिर क्या है कि डिस्ट्रिक्ट्स को भी सब डिवाइड किया गया है तहसील में, ठीक है, जिसको ब्लॉक बोलते हैं। तहसील, ब्लॉक, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, या कहीं कहीं पर तालुका भी उसको बोला जाता है। तहसील, ब्लॉक, तालुका एक ही होता है। ये हो गया सब डिविजन्स डिस्ट्रिक्ट का। अब क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और तहसील में जो होते हैं वो तहसीलदार होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर। जो चार्ट बनता है ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते हैं, उसके बाद तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार हर एक तहसील में एक एक होता है जो कर्मचारी के काम को सुपरवाइज करता है। वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, वो सारे काम को सुपरवाइज करेगा तहसीलदार। यहां तक समझ गए? उसके बाद इस तहसीलदार के अंडर में जो भी एरिया आएगा, तो उस एरिया के अंडर में अगर कोई भी लैंड डिस्प्यूट होगा, जमीन के कारण से टकराव होगा, तो उसकी सुनवाई भी इसी तहसीलदार के कार्यालय में होती है और होनी चाहिए। समझ गए इसका क्या रोल है? सो सबसे पहले ये तहसीलदार जो होगा वो कर्मचारी के काम को सुपरवाइज करेगा कि कैसे काम करना है, उसको बताएगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा, उसको ऑर्डर देगा। और उसके बाद जमीन के कारण से कहीं पर टकराव होगा उसके क्षेत्र में, तो उसकी जो कार्यवाही होगी वो इसके ऑफिस में सुनी जाएगी। ठीक, यहां तक आप समझ गए तहसील तक। अब तहसील में ये क्या होता है? ऑफिस होता है जिसमें जमीन के जो भी रिकॉर्ड होगा, उसका जो मैप होगा या उसका खसरा होगा, वो सारी चीज रखी जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि अधिकार होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। उस चीज को जानने के लिए उसको हम लोग ले सकते हैं। मैप को या खसरा को, जो भी जमीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होगा, उसको हम लोग ले सकते हैं। ये हमारे पास राइट है। उसके लिए छोटी मोटी फीस देनी पड़ती है, यू हैव टू पे स्मॉल फीस फॉर दैट, लेकिन वो हमारा अधिकार है। और ये सब कहाँ मिलेगा? तहसीलदार के ऑफिस में आपको मिल जाएगा। और जमीन का जो भी पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसका जरूरत कब कब आपको पड़ेगा, उसका ओकेजन्स कब कब हो सकता है जब आपको जरूरत पड़ेगा जमीन के पेपर का। या तो आप किसी जमीन को बेच रहे हो, या किसी जमीन को आप खरीद रहे हो, या हो सकता है उस जमीन पर आप गड्ढा खुदवा रहे हैं, कुआं बनवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लोन चाहिए। या उस जमीन पे आप घर बनवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको लोन चाहिए। बहुत तरह की स्थिति, सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। जो लैंड होता है उसके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी। या हो सकता है कि फसल के टाइम में, खेती के टाइम में आपको चाहिए फर्टिलाइजर, खाद चाहिए आपको, तो उसके लिए भी आपको जमीन का पेपर्स वगैरह, रिसिप्ट वगैरह दिखाना पड़ता है, तब जाके आपको वो सब मिलती है। या आप भाई में ही अगर बंटवारा होता है, किसी का डिविजन होता है, तो उस टाइम पे भी आपको पेपर सब चाहिए। तो आपका राइट बनता है, आपका अधिकार बनता है कि आप वहां जाकर के स्मॉल फीस दे करके वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप उस ऑफिस से निकाल सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, हिंदू अधिनियम धारा 2005। इसमें क्या हुआ था? जब भी जमीन की खरीद बिक्री की बात होती है
तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई किसान है, मतलब कोई मैन है, कोई आदमी है जो जमीन का मालिक है, या तो वो बेच रहा है या तो वो खरीद रहा है। औरतें का नाम कभी भी उसमें नहीं देखने को मिलती है, बहुत रेयरली देखने को मिलती है। लेकिन आप अधिकांश गांव में देखते होंगे कि औरतें खेत में काम किया करती है। तो इस नियम के तहत बताया गया है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जमीन का बंटवारा होता है तो वो जमीन सिर्फ भाइयों में ही बंटवारा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बहन को नहीं मिलेगा और माँ को नहीं मिलेगा। अगर वो जमीन का बंटवारा सिर्फ भाई में ही हो जाएगा तो फिर वो जो बहन है वो बहन का क्या होगा, और माँ है उस माँ का क्या होगा। इसलिए इस नियम में सुधार किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है और बोला गया है कि पिता की मृत्यु के बाद अगर जमीन का बंटवारा होता है तो वो जमीन का बंटवारा उसके भाइयों में, बहनों में और उसके माता को बराबर हिस्सों में मिलेगा। जितना भी बहन है, जितना भी भाई है, उसको तो हिस्सा मिलेगा ही, साथ ही साथ जो माँ है उसका भी एक भाग, 1 पार्ट हिस्सा बनता है और उसको भी वो हिस्सा मिलेगा इस नियम के बाद, 2005 के बाद। अब क्या है कि एक बेटी जो उस घर की सदस्य होती है, हमारे घर की मेंबर होती है, इस घटना को, इस बात को अपने पोएम में, अपने कविता में बताना चाहती है हम लोगों को। जरा इस पोएम को हम लोग देखते हैं क्या कहना चाहती है। वो बोलती है कि फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, मतलब हमारे जो पिता को, हमारे पापा को यह घर अपने पिता से मिला है। एक बेटी बोलती है कि हमारे पापा को यह घर उनके अपने पिता से मिला है। एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू ब्रदर, और सभी लोग कहते हैं कि यह घर जो है वो हमारे भाई के लिए छोड़ देंगे। हमारे पापा को घर उनके पिता से मिला है और सभी लोग कहते हैं कि यह घर जो है वो हमारे भाई के लिए छोड़ देंगे। बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर, लेकिन मैं और मेरी माँ का क्या होगा। यह घर जो है मेरे भाइयों के लिए छोड़ देंगे, लेकिन मैं और जो मेरी माँ है उनका क्या होगा। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड। अब क्या है, महिला बोलती है, मतलब बेटी बोलती है कि मुझे बता दिया गया है कि पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती है। बताइए, एक बेटी अपना दर्द बता रही है, दर्द हम लोग को बता रही है कि उसको पहले ही बता दिया गया है कि एक पिता के घर में बेटी कभी भी हिस्से की बात नहीं करती है। एक औरत कभी भी उस जमीन में, उसके घर में हिस्से की बात नहीं करती है। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डॉरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। लेकिन मैं रियली अपना एक घर चाहती हूं, जो घर मेरा बिल्कुल अपना हो। मुझे रेशम और सोना दहेज में नहीं चाहिए, उसी रेशम और सोना के बदले में मुझे अपना घर चाहिए। एक बेटी का ये दर्द है। इसीलिए इसके बाद ये नियम लाया गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब हिंदू अधिनियम धारा 2005, जिसमें अगर बंटवारा होता है जमीन का या किसी और प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी का बंटवारा उसके भाइयों में, बहनों में, यहाँ तक कि उसकी माता को भी एक हिस्सा मिलेगा। इसीलिए लेकिन ये बहुत आप लोग देखते होंगे कि ऐसा नियम है, लेकिन ऐसा अप्लाई हम लोग नहीं करते हैं। 99% केस में अप्लाई हम लोग नहीं करते हैं, होता भी नहीं है नॉर्मली, ना बहन करती है ना भाई करता है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बहन के प्रति अपना जो प्यार है, जो मान सम्मान है, वो बनाए रखिए, जो आपका स्नेह है उसको बनाए रखिए। इस चैप्टर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अब हम लोग उन पे चर्चा करते हैं। द रेवेन्यू ऑफिसर इज ऑल्सो नोन एज, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है जमीन के लिए, उसको क्या कहा जाता है। पहले आपको हम बताए हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो सबसे ऊपर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो कलेक्ट नहीं करता है। फिर बीडीओ का काम वो नहीं होता है, या सरपंच जो होता है गांव में उसका भी वो काम नहीं होता है। जो तहसीलदार होता है वो सुपरवाइज करता है रेवेन्यू को, कि टैक्स कैसे लिया जाता है, किस तरह से लेना है। अब इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनता है, जो भी क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी हम अभी पढ़ाए हैं उसमें से ही ये क्वेश्चन बनता है।
द रेवेन्यू ऑफिसर इज ऑल्सो नोन एज, जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है, टैक्स कलेक्ट करता है लैंड के लिए, वो कौन होता है? तो वीडियो तो इसमें होगा नहीं, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो भी नहीं होगा, सरपंच का तो ये काम है ही नहीं। आपको हम बताए हैं कि ब्लॉक लेवल पे एक ऑफिसर होता है, तहसील लेवल पे तहसीलदार, वही टैक्स कलेक्ट करता है लेखपाल के माध्यम से या जो कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से, वो सुपरवाइज करते हैं। फिर है व्हेन वाज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड, हिंदू अधिनियम नियम जो है वो कब पारित हुआ था? ये 2005 में पारित हुआ था। उसके बाद से महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए भी ज़मीन का बंटवारा हो पाया था, ये 2005 में। फिर है कि पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड तहसील आर नोन एज, आप जानते हैं कि पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस या तहसील, इन सब में गवर्नमेंट ऑफिसर ही बैठते हैं, गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक का परमानेंट सर्विस होगा? ये नहीं हो सकता है। प्राइवेट सर्विस तो होगा ही नहीं। ये है पब्लिक सर्विस, जहाँ पे पब्लिक से रिलेटेड काम किया जाता है, पब्लिक सर्विस के अंतर्गत ये सब आते हैं। फिर है तहसील इज ऑल्सो नोन एज, आपको हम पढ़ाए हैं कि तहसील जो है उसको सिटी नहीं बोलते हैं, टाउन नहीं बोल सकते हैं, विलेज भी नहीं, तालुका, तहसील को तालुका या ब्लॉक भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, इसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ये सब एक ही टर्म है, तहसील, तालुका, ब्लॉक सब एक ही टर्म है। फिर है मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द वर्क ऑफ, जमीन का जो मापना होता है वो मापता कौन है और उसके रिकॉर्ड कौन रखता है? कौन होता है वो? पटवारी। एसएचओ जो होता है उसका काम थाना में होता है, पुलिस स्टेशन में होता है। तहसीलदार जो होता है उसका काम होता है सुपरवाइज करना काम को। फिर सेक्रेटरी तो होता है गांव में, आपको हम पिछले चैप्टर में बताए थे कि सेक्रेटरी गांव में होता है, ग्राम सभा का सचिव होता है वो, उसका तो काम नहीं है। पटवारी, पटवारी जो होता है उसका काम होता है, पटवारी को क्या बोल सकते हैं? लेखपाल भी बोल सकते हैं, कर्मचारी भी बोल सकते हैं। तो उसका ही काम होता है कि किसी भी लैंड को मापना, मेजर करना और उसका रिकॉर्ड्स को रखना। फिर है कि फुल फॉर्म ऑफ एसएचओ, जो पुलिस स्टेशन में एसएचओ होता है, जहाँ पे कंप्लेन लिखवाते हैं आप, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा? स्टेशन हाउस ऑफिस, जो पुलिस स्टेशन में होता है, जहाँ पर जाकर के हम किसी भी इंसिडेंट के बारे में, कोई क्राइम के बारे में, कोई चोरी के बारे में जाकर के अपना रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिस। अब है कि बाउंड्री जो होती है दो जमीन के बीच में, जो खेती वाली जमीन होती है उसके बीच में जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? तो बाउंड्री को बाउंड्री तो नहीं बोल सकते, फ्रंट भी नहीं बोल सकते हैं, इसको बंड बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन 2009 में, देखिएगा आप लोग। मतलब दो जो जमीन खेती करने वाली है उसके बीच में जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? बंड। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।